हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का अपना चैप्टर 2। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। ठीक है, चैप्टर 2 है शब्द विचार। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि वर्णमाला से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या पढ़ना आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी व्याकरण का पूरा जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है हमारा शब्द विचार और मैं बताते चलूँगा कि किस तरह के पॉइंट्स को आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो हिंदी की सीरीज़ है, वो ज्येष्ठ और सहायक संपरीक्षक के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, क्योंकि हर कंपटीशन में आपके हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं और व्यापम और पीएससी में लगभग एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिलता है हिंदी व्याकरण का। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ज्येष्ठ या फिर सहायक संपरीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी प्रश्न पत्र के लिए हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर का आयोजन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट 1, 2, 3 और 4, और उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। टेस्ट 1 में आपको इतने टॉपिक के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 15 तारीख को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि टेस्ट 1, 2 और 3 में अलग अलग टॉपिक के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन टेस्ट 4 में क्या होगा, आपके सारे टॉपिक को मिलाकर के एक टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर का। तो डेट आप लोग देख सकते हैं, इन डेट पर निर्धारित किया गया है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, और इसका फ़ी आपका 120 रुपीज़ यहाँ पर जो है तय किया गया है। तो इससे कम फीस में आपको कहीं टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी। ये सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज़ है, जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि आप लोग की तैयारी जो है कितनी है, और कि किन किन टॉपिक्स में आपका कमांड कमज़ोर है और किन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं परिभाषा में शब्द के बारे में क्या कहा जा रहा है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब इसी सेंटेंस से कई बार जो है छोटे बड़े एग्जामों में प्रश्न बनाए जा चुके हैं कि शब्द होते क्या हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहा जाता है, यानी कि एक या एक से अधिक ध्वनि समूह। जैसे कि राम, मान लीजिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं राम। अब राम किन ध्वनि वर्णों से बना है, किन वर्णों से बना है? एक तो है र, और उसके बाद है आ की मात्रा, उसके बाद है म, और उसके बाद है अ। ठीक है, अ की जो एक मात्रा होती है, मान लीजिए वो र, और आ की मात्रा म, और अ की मात्रा, इन दोनों को मिलाकर के राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है राम एक सार्थक शब्द हो गया, क्योंकि राम जो है किसी का नाम है, तो नाम एक सार्थक शब्द होता है। तो एक या एक से अधिक ध्वनि वर्णों से मिलकर बने ध्वनि के समूह को जो है शब्द कहा जाता है। शब्द के भेद देख लीजिए। शब्द के कई भेद हैं जो है। शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आप चाहें तो पॉइंट को नोट करते चलिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो ये जो बुक है उसका पीडीएफ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे इस बुक का जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए आपको बहुत ही मामूली सा चार्ज वहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को निम्न 4 उपभेदों में बांटा गया है। तो 4 भागों में इसको फिर से बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर ना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है तत्सम, फिर है तद्भव। तो एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे तत्सम और तद्भव को। तो तत्सम क्या है? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि किसी भी भाषा में उस भाषा की जो मूल शब्द हैं उनके प्रयोगों को तत्सम कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा किस भाषा से डेवलप हुई है, किस भाषा से बनी हुई है? तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से बनी है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। तो तत्सम का यही अर्थ होता है। तत्सम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाता है तत् धन सम, और तत् का मतलब है उसके, और सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, ये कहा जा रहा है। तो संस्कृत के मूल शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ,
गर्दभ, क्षेत्र। तो ये सभी जो शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तत्सम का मतलब आप लोग समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद्भव का मतलब होता है तत् धन भव। भव का मतलब होता है होना। तत् मतलब उसके और भव मतलब होना, उससे हो जाता है। यानी कि पहले संस्कृत था, अब संस्कृत से क्या हो जाता है? हिंदी। तो तद्भव का अर्थ होता है उससे हो जाता है। संस्कृत से हिंदी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तद्भव। तो तद्भव को उसको परिभाषा समझिएगा कि उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, यानी संस्कृत से हिंदी हो गया है। जैसे चंद्र से चांद, पहले चंद्र कहा जाता था लेकिन अब उसको सुविधा के हिसाब से अब चांद कहा जाता है। तो ये चांद जो शब्द है वो तद्भव है। अग्नि से आग हो गया, पहले अग्नि कहा जाता था अब आग कहा जाता है सुविधा के अनुसार। जिह्वा से जीभ हो गया, अब जीभ कहा जाता है। तो ये सभी शब्द जो हैं तद्भव कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अक्षी, यहाँ अक्षी एक तत्सम शब्द है। अक्षी ये संस्कृत शब्द है, अब उसको क्या कहा जाता है? आग कहा जाता है। तो ये तद्भव हो जाता है। एग्जाम्स में इस तरह के जो है कठिन वर्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है और आग जो है तद्भव शब्द है। और अट्टालिका, उसको अटारी कहा जाता है। अमूल्य को अमोल कहा जाता है। अज्ञानी को अनजाना कहा जाता है। तो ये सभी शब्द जो हैं तत्सम और तद्भव में रूप परिवर्तन होता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे तत्सम तद्भव यहाँ पर दिए गए हैं। मैं सिर्फ समझाते चल रहा हूँ आप लोग को, बाकी मटेरियल आपको खुद से याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। दुग्ध, पहले दुग्ध मतलब कि ये जो दुग्ध है संस्कृत जो है शब्द है और दूध जो है हिंदी है। तो इस तरह से तत्सम तद्भव का रूप परिवर्तन हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर देशज। तो हमने चार उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने चार प्रकार ऊपर देखा, ऊपर पढ़ा हुआ है, जिसमें से एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है तीसरा उसमें से है देशज। अब देशज क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्र विशेष से वो शब्द पैदा हो जाता है, किसी गांव से, किसी शहर से, ठीक है, किसी बस्ती से वो पैदा हुए शब्द होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार जैसे कि कोई शब्द, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, भोंपू, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, भोंपू। अब भोंपू शब्द कैसे बना होगा? कोई एक जिसको भोंपू एक्चुअल में कहा जाता है, इस तरह का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे ठेले वाले अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, इधर जो है प्रेशर दे करके दबाया जाता है जिससे इधर से आवाज़ निकलता है। तो भोंपू उस वाद्य यंत्र से जो है आवाज़ जो आती होगी उसी आवाज़ को सुन करके उसका नाम भोंपू रख दिया गया। तो ये जो शब्द है वो देशज शब्द है। इस तरह के शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे अपनी गढ़ंत से बने शब्द, कुछ शब्द यहाँ हैं जैसे उटपटांग, उधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, ये शब्द इस तरह के जो शब्द हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जो अपने से किसी वातावरण के हिसाब से, ठीक है, खुद ही गढ़ लिए जाते हैं। खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, ये सभी शब्द जो हैं देशज कहलाते हैं। और इसके आगे और दिया गया है कि द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द जैसे अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मीन, कांच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, ये सभी जो हैं देशज शब्द हैं द्रविड़ भाषा से। और उसके बाद है कोल, संथाल आदि जातियों की भाषा से बने हिकी में देशज शब्द, कदली से केला, करपास से कपास, सरसों से कोड़ी, तांबुल से तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी आदि जो हैं ये सभी देशज शब्द होते हैं। अब दोस्तों एक होता है चौथा, चार प्रकार पढ़े थे उसमें से चौथा प्रकार है विदेशी। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो विदेशी क्या होता है? विदेशी जो है विदेशी भाषाओं से लिया गया, हिंदी में लिया गया शब्द जो है विदेशी शब्द कहलाते हैं हमारे लिए। तो जैसे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अंडरवियर, अलमारी, इसके बाद अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, कलेक्टर, कॉपी, पार्लियामेंट, पेन, प्लेटफॉर्म, ब्रूश, मास्टर, शर्ट, सिग्नल, सिलेंडर, इस तरह के शब्द जो हैं अंग्रेजी मतलब कि विदेशी शब्द हैं। और उसके बाद जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद और भी अलग अलग देशों के जो हैं जो हमारे लिए विदेशी भाषा ही हैं, जैसे कि अरबी, फारसी,
पुर्तगाली, इस तरह के शब्द जो हैं अलग अलग देशों के शब्द हमने अपने हिंदी में अपना लिए हैं। जैसे अरबी भाषा से कुर्सी, किताब, कबीला, फैसला, लिफाफा, नतीजा, ये सभी शब्द अरबी भाषा के हैं। फारसी के आप देख सकते हैं खर्च, खून, गुब्बारा, जानवर, लगाम, शेर, सौदागर, सुल्तान, ये भी फारसी भाषा के हैं। पुर्तगाली के देख सकते हैं गोभी, गोदाम, चाबी, नीलाम, पीपा। और तुर्की भाषा से उर्दू, काबू, खां, कैंची, ये सभी शब्द तुर्की भाषा से लिए गए हैं। फ्रेंच भाषा से, चीनी भाषा से, अलग अलग देशों के भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे कि चीनी से चाय, और डच से चिड़िया, जर्मनी से गार्टन, किंडरगार्टन, जापानी से सायोनारा, तिब्बती से लामा, इस तरह के शब्द जो हैं अलग अलग विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक पांचवा प्रकार है यहाँ पर संकर शब्द। संकर शब्द किसको कहा जाता है? हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि दो भाषाओं के मेल से जैसे कोई शब्द बनता है। जैसे कि घोड़ा गाड़ी और रेलगाड़ी, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए रेलगाड़ी। बहुत ही फेमस शब्द है हिंदी में रेल और गाड़ी। तो दोस्तों ये जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप सबको पता होगा। रेल, ट्रेन अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी जो है हमारा देशज शब्द है। तो रेलगाड़ी दोनों को मिला करके जो है संकर शब्द बन गया रेलगाड़ी। तो इस तरह से शब्दों का जो है संकर बनता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं रचना के आधार पर। पहले हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर, अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं? शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों में 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। इन तीनों को समझिएगा। रूढ़ क्या है? इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताते जा रहा हूँ। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, उसको रूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है, यानी किस तरह से इनका निर्माण हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बन गए हैं। जैसे अभी मैं आगे एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उनके स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जैसे कि दूध, दूध एक ऐसा शब्द है जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। दूध सिर्फ दूध के लिए, सिर्फ मिल्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। दूध के टुकड़े नहीं हम कर सकते, जैसे दूधन ध नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं होता। दू का कोई मतलब नहीं है, ध का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दूध जो है रूढ़ शब्द है, वो किसी एक विशेष वस्तु के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे गाय, गाय का हम इसके अक्षरों के टुकड़े नहीं कर सकते। गाय, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ गाय एक ही शब्द में इसका प्रयोग होता है। रोटी, दीपक, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों में से किसी भी एक टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आकाश, आकाश एक शब्द है, इसका हम टुकड़े करेंगे तो या तो आका हो जाएगा या काश हो जाएगा, या तो इस तरह से इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आकाश जो है एक रूढ़ शब्द है, ये सिर्फ आकाश के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यौगिक, ठीक है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होता है? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यौगिक योग से बना हुआ शब्द है। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय 2 शब्दों से बना है, विद्या धन आलय। तो इसमें से विद्या का अर्थ क्या होता है आपको पता है, ज्ञान, ठीक है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का होता है घर। और विद्यालय का क्या अर्थ हो गया? विद्यालय का अर्थ हो गया ऐसी जगह या ऐसा घर जहाँ पे विद्या प्राप्त होती है। तो विद्यालय का अर्थ स्कूल के लिए किया जाता है और विद्या का भी एक अलग मतलब है, आलय का भी अलग मतलब है। तो उन दोनों के योग से जो भी मिलकर बना है उसको यौगिक शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए यौगिक क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, योग रूढ़। योग रूढ़ वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्द, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक कार्यों में से, अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। तो योग रूढ़ का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। पीताम्बर, पीताम्बर जैसे कि ये एक तरह से यौगिक ही होते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा ही मतलब हो जाता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, तो वो हो जाता है पीताम्बर। लेकिन पीताम्बर किसके लिए यूज करते हैं?
पीले कपड़े वाले के लिए यूज नहीं करते हैं बल्कि भगवान विष्णु के लिए करते हैं। पीतांबर का क्या अर्थ होता है? भगवान विष्णु को पीतांबर कहा जाता है। तो इस वजह से ये योग रूढ़ कहलाते हैं। ये किसी दूसरे के लिए रूढ़ हो जाते हैं। योग से तो बना हुआ है लेकिन दूसरे के लिए रूढ़ हो गए हैं, दूसरे के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे दशानन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दस आनन यानी 10 सिर वाला, लेकिन इस दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को। ठीक है, दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो ये यौगिक तो है लेकिन ये रूढ़ हो गया है किसी दूसरे अर्थ के लिए, इस वजह से योग रूढ़ कहा जाता है इसको। रावण कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। जलज, जलद, जलज का क्या अर्थ होता है? जल, धन, ज। ठीक है, जल और ज का मतलब होता है जन्म, यानी जल में जन्मा। तो जल में जन्मा जलज कहते हैं किसको है? कमल को। जल में तो बहुत सारे चीज़ें जन्मती है, ठीक है, लेकिन हम जलज सिर्फ कमल को कहते हैं। जलज अर्थ सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इस वजह से कमल क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। तो आई होप इन तीनों को आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों प्रयोग के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी या फिर अवयव, दो तरह के भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि विकार उत्पन्न हो जाता है, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। किसी विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अलग प्रकरण में किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम दूसरे अगले चैप्टर में इसका जो है डिटेल से देखेंगे। तो विकारी क्या होते हैं? जैसे कोई भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये सभी शब्द विकारी के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए राम है, राम एक संज्ञा है, तो इसका लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। राम को हम पुल्लिंग कहते हैं और वहीं अगर सीता कहा जाए तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नाम के हिसाब से इसका लिंग बदल गया, ठीक है। तो ये जो संज्ञा शब्द है वो विकारी शब्द होता है, इसका लिंग बदल जाता है। राम कहेंगे तो हमें पुल्लिंग का बोध होगा, सीता कहेंगे तो स्त्रीलिंग का बोध होगा। तो ये इस वजह से ये विकारी शब्द हैं। अब देखते हैं अविकारी या फिर अवयव शब्द। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से नहीं परिवर्तित होते हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इन्हें अविकारी कहते हैं। ये सदैव उसी रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अवयव बोधक, विस्मयादि बोधक, अवयव आदि शब्द अविकारी शब्दों में आते हैं, ठीक है। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के कई भेद होते हैं, जैसे कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, इन सब से आप परिचित ही होंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका एक हिंट देख लीजिए। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थी में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, दिन का और कोई पर्यायवाची नहीं होता, धूप का कोई पर्यायवाची नहीं होता, लड़का, पहाड़, नदी, इनका एक ही चीज़ों में इनका जो है अर्थ निकाला जाता है। अनेकार्थी, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कि अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची किसको कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, जैसे अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि जो हैं सूर्य के ही समानार्थी पर्यायवाची हैं। विलोम किसको कहते हैं? उल्टा, आपको पता होगा, दिन का रात, जय का पराजय, आशा का निराशा, दुख का सुख। और समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द, वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है समोच्चारित शब्द का, जैसे कि अनल, अनिल। अनल का अर्थ अलग होता है, अनिल का अर्थ अलग होता है, ठीक है। अनल मतलब हवा हो जाता है और अनिल मतलब अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है आग, अनल का अर्थ आग और अनिल का अर्थ जो है हवा होता है। तो अनल और अनिल सुनने में एक जैसा होता है लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, कोई जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, तो इसको शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। अब है समानार्थी, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जैसे कि तीर, बम, बंदूक आदि। जब शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, यानी कि हथियार, जैसे अस्त्र, शस्त्र, ठीक है। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। अस्त्र, शस्त्र, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है, ठीक है। अस्त्र का अलग अर्थ होता है और शस्त्र का अलग अर्थ होता है। अस्त्र मतलब अस्त्र उनको कहते हैं
जिनको फेंक कर वार किया जाता है, ठीक है। फेंक कर वार करने वाले को अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र किसको कहते हैं? जिनको हाथ में पकड़ करके वार किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि शस्त्र हैं, ठीक है। अब है समूहवाची शब्द, जैसे कि जिससे समूह का बोध होता है, जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का, गुच्छा, गिरोह, जोड़ा, झुंड, इससे क्या है? ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है। आगे है ध्वन्यार्थक शब्द। वे ध्वन्यार्थक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है, इनको कई तरह के उपभेदों में बांटा गया है। पशुओं की बोलियां, जैसे किलकिलाना, गुर्राना, दहाड़ना, रेंगना, ठीक है। पक्षियों की बोलियां, जड़ पदार्थों की ध्वनियां, कड़कना, खड़खड़ाना, खटखटाना, गरजना, अन्य शब्द। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि शब्द के किस किस तरह से कितने कितने भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो बुक का PDF नीचे लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और ये चैप्टर, ये सीरीज़ जो है सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।